नमस्कार मेरे सभी प्यारे देवियों और सज्जनों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम फिट बढ़िया होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 5 जून से आपका एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है और ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। वहीं पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भी जल्दी होगा, जल्द ही डेट आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि भाई जुलाई महीने के फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाए। तो भाई अंडर ग्रेजुएट वालों, आप भी सभी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। तो फाइनली आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं स्पेशली रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए वरदान सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम जीके जीएस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा आज की क्लास का। क्लियर है? तो भाई नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। नए हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं, फटाफट लाइक भी तो कर दीजिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने पढ़ता हूं। दोनों ही मिलकर पढ़ेंगे। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? मूल कर्तव्य को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, एक होती है फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं मूल कर्तव्य। फिलहाल के टाइम पर भारत के संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन दोस्तों जब संविधान बना था उस टाइम पर भारतीय संविधान में एक तरीके से 10 ही मूल कर्तव्य थे। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा और कब जोड़ा गया। वैसे जब भारत का संविधान बना था उस टाइम पर शुरुआत में मूल कर्तव्य नहीं थे, फिर संविधान में एक संशोधन किया गया जिसके बाद भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो भाई प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। तो भाई आपको बताना है कौन से वर्ष शामिल किए गए थे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जारी किए गए थे। तो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1976 में भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 42वां अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1976 में, जिसके तहत भारत के संविधान में टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य का मतलब क्या है? भारत के जितने भी नागरिक हैं, जैसे कि हम हैं और आप हैं, हमारे भारत के संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं, जैसे कि हमें भारत के संविधान का पालन करना चाहिए, भारत की जो संपत्ति है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, साथ ही भारत का जो राष्ट्रगान है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। सारी चीज इस टाइप के हमारे कुछ कर्तव्य हैं हमारे संविधान के प्रति, हमारे प्यारे भारतवर्ष के प्रति। ये हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। आपको बुक के अंदर से इनको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर गूगल कर लीजिएगा कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। हालांकि एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि भाई दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या है, 5वें मौलिक कर्तव्य में क्या है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो है, वो भारत के संविधान में कब और कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि शुरुआत में भारत के संविधान में 10 ही मूल कर्तव्य थे। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है और कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां। कब किया गया? हाल ही में 2002 में किया गया। ठीक है, तब टोटल कितने के कर्तव्य हो गए? 11 कर्तव्य हो गए। और भाई ये कौन सा है? इस मूल कर्तव्य में कहा गया है कि भाई जितने भी 14 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, उन्हें किसी भी कारखाने में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, उनके लिए फ्री शिक्षा अनिवार्य है। इस टाइप का एक कर्तव्य है और ये हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संशोधन करके। अब कितने कर्तव्य हो गए? 11 कर्तव्य हो गए। और मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आप यहां पर देख लीजिए, डेफिनेशन अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। संविधान के भाग 4 में देखिए, संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51
क्या मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन और निकल के आ गई। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो भाई भाग 4 में है। और कौन से अनुच्छेद में हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 के या फिर आर्टिकल 51 ए में हमें मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो भाई एक ही पर्सन से कम 10% निकल के आ रहे हैं। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 11 हो गई है, और वो मैंने आपको बता दिया कौन सा मौलिक कर्तव्य है। समझ गए? सारी जानकारी क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ने की कष्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई नया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लग चुका है और ये पर्सन है। अगला सवाल है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत टाइम से एग्जाम में पूछा जाता है लगातार, फिर चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो। देखिए दोस्तों, भारत में एक बार ऐसा भी समय आया था जब अचानक से एक साथ 14 बड़े बैंकों का, देखिए 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। क्लियर है? उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने ये बड़ा फैसला लिया था और इनके इस बड़े फैसले से उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, कौन? मोरारजी देसाई, वो नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया था। तो भाई एग्जाम में पूछा जा रहा है, हमारे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कौन से साल किया गया? तो 1969 को किया गया। एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई 19 जुलाई 1969 को एक साथ 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। समझ गए? किस प्रधानमंत्री का फैसला था? इंदिरा गांधी जी का ये बड़ा फैसला था। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और वो है एसबीआई से रिलेटेड। एसबीआई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो लगभग 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। अब कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 साल पुराना है। कितना? 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगा। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले क्या कहा जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले जाना जाता था। समझ गए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में। कब? 1921 में हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 1921 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। एग्जैक्ट डेट 27 जनवरी 1921। कब? 27 जनवरी 1921। ये डेट याद करिएगा, मेरे तो दिमाग से निकल गई थी। 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। उसके बाद चल के 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाने लगा। क्लियर है? अब ये क्यों कहा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 साल पुराना है? लगभग 200 साल पुराना है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम पर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक था जिसको कहा जाता था बैंक ऑफ कैलकाटा। ठीक है? बैंक ऑफ कोलकाता का जो गठन हुआ था वो 1807 में हुआ था। कब? 1807 में। इतना पुराना ये बैंक था। उसके बाद इसी बैंक के अंदर मद्रास बैंक ऑफ मद्रास और इसी बैंक के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा? बैंक ऑफ बॉम्बे का मर्ज हो गया। बैंक ऑफ कलकत्ता जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा बैंक था, 1807 में इसका गठन हुआ था। मद्रास का और बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें मर्ज हो गया। ठीक है? कब मर्ज हुआ? वो मर्ज हुआ 27 जनवरी 1921 में, जब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई, ये तीनों बड़े बैंक। ठीक है? अब बैंक ऑफ कलकत्ता सबसे पुराना बैंक था, सबसे बड़ा बैंक था, इसीलिए बोल देते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से 200 साल पुराना बैंक है लगभग। समझ गए? तो सारे डाउट क्लियर हो गए।
जो ओरिजिनली हमारा क्वेश्चन था वो था कि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी जी का ये बड़ा फैसला था, याद रखिएगा। समझ गए? अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है वो तो बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है जनरल साइंस का सवाल आ गया और केमिस्ट्री का सवाल आ गया। ठीक है, केमिस्ट्री का बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हद से ज्यादा बार इस क्वेश्चन को मैंने एग्जाम में देखा है, फिर चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या फिर पिछले साल 2021 रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम आपको बताना है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? तो भाई बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इसका कई बार फॉर्मूला पूछे जाए तो NaHCO3, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला याद करिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि जो खाना बनाने वाला सोडा होता है। इसका IUPAC आईडी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। केमिस्ट्री में टर्म होती है IUPAC, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये मैंने लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ये होता है आपका जो डिटर्जेंट में होता है वॉशिंग सोडा। ठीक, क्लियर है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, NaCl, मतलब जो आपका नमक होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaNO3। ठीक है, ये होता है सोडियम नाइट्रेट। तो सबके फॉर्मूले केमिकल नेम मैंने आपको बता दिए, नोट करिएगा, कहीं फिसल ना जाए आपके दिमाग से ये चीज। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में फिलहाल कितने न्यायाधीश हैं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि भाई उच्चतम न्यायालय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो भारत के कौन से अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? ये भारत के कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि एक न्यायालयों का भी न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर जानकारी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली क्लास में आर्टिकल 324 आया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में क्या आंसर करा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी आर्टिकल 324 में मिलती है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है हमें अनुच्छेद 324 में, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी 124 अनुच्छेद में मिलती है। तो अब सवाल है हमारा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो भाई फिलहाल के टाइम पर इसमें 34 न्यायाधीश है 2019 के बाद। समझ गए? 2019 के बाद 34 न्यायाधीश है, और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश समेत कुल 34 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। अगर कई बार उम्र पूछ ली जाए कि उनकी उम्र कितनी हो रहती है, तो मैक्सिमम एज 65 साल होती है। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत 28 जनवरी 1950 को की गई थी। लो भाई, सर्वोच्च न्यायालय का गठन या फिर इसकी शुरुआत एग्जैक्टली 28 जनवरी 1950 में की गई थी। शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय में केवल 8 ही न्यायाधीश हुआ करते थे। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। 1978 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई। 1986 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई। फिर 2009 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई। फिर 2019 में फाइनली सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक के जरिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई, जो कि फिलहाल है। उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं किया गया। समझ गए? तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है अनुच्छेद 124 में। इससे रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसकी शुरुआत 28 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रहेगा? अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया? प्रश्न में पूछा जा रहा है
कि भाई दिल्ली सल्तनत के किस साम्राज्य के शासकों ने गद्दी पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, गद्दी पर सबसे ज्यादा समय तक रहे। चार ऑप्शन आपके पास है, चारों के चारों दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, यानी कि शासन है। यहां पर देखिए, खिलजी साम्राज्य ने 1290 से 1320 तक गद्दी पर राज किया। तुगलक साम्राज्य ने 1320 से 1413 तक गद्दी पर राज किया। स्लेव डायनेस्टी मतलब ममलूक वंश ने 1206 से 1219 तक 90 तक किया। लोधी साम्राज्य ने लगभग 1451 से लेकर 1526 तक, जब तक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित ना कर दिया, तब तक रहा था लोधी साम्राज्य। अब इन चारों में से देखिए सबसे लंबा टाइम कौन सा है। सबसे लंबा टाइम तुगलक साम्राज्य का आपको नजर आ रहा होगा, जिन्होंने 1320 से लेकर 1413 तक गद्दी पर राज किया, यानी कि लगभग 93 साल, लगभग 100 ही मान के चलिए 93 साल तक इन्होंने गद्दी पर राज किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। अब एग्जाम में इन वंशों के फाउंडर यानी कि संस्थापक भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि खिलजी साम्राज्य है, इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने 1290 तक 1296 तक गद्दी पर राज किया। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी आता है, जिसने 1296 से लेकर लगभग 1316 तक गद्दी पर राज किया था। उसके बाद आता है तुगलक साम्राज्य। गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर था, 1320 तक 1325 तक गद्दी पर राज किया। उसके बाद आता है हमारा गुलाम वंश, ममलूक वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, 1206 से इसने गद्दी पर राज किया और 1210 तक गद्दी पर बैठा। पोलो खेलते हुए इसकी मौत हो गई थी। लोधी डायनेस्टी, बहलोल खान लोधी ने इसकी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। 1451 में गद्दी पर बैठा, ठीक है, बहलोल लोधी, ठीक है। और कब तक ये गद्दी पर रहा? 1526 तक आपका लोधी साम्राज्य चला। 1526 में आ चुका था मुगल साम्राज्य आ चुका था, और 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो कि आखिरी शासक था। और इब्राहिम लोदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था बाबर के हाथों से। अगला प्रश्न है, दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। देखिए दोस्तों, दूध का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? एक तो होता है आपका बैरोमीटर, जो कि एयर यानी कि हवा के दाब को मापा जाता है। एक होता है लैक्टोमीटर, जिससे हम मिल्क के कंसंट्रेशन को मापते हैं। एक होता है आर्द्रमापी, जिससे हम ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्र नमी को मापते हैं। एक होता है ध्रुवण मापी, जिसका मतलब होता है पोलरीमीटर से हम क्या करते हैं? किरण होती है ना, जो लाइट वेव्स होती हैं, एक तरीके से उनको मापते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं, फिर उनके डायरेक्शन के बारे में हम जानते हैं। तो चार ऑप्शन है। दूध की संघनता को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है? लैक्टोमीटर है, जो कि है मिल्क, ठीक है। सही आंसर लैक्टोमीटर है, क्योंकि दूध की संघनता लैक्टोमीटर से ही मापी जाती है। अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, देखिए गठन इसका लगभग 1600 के आसपास ही हो गया था, लेकिन 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा दी थी, ठीक है। कहां पर? सूरत। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अब देखिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गठन हो गया था, आगमन हो गया था एक तरीके से, ठीक है। आगमन मतलब नींव डाली जा चुकी थी। क्या डाली जा चुकी थी? नींव डाली जा चुकी थी 1600 में। अब कौन सा वो मुगल बादशाह था जो कि 1600 के आसपास भारत का बादशाह था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? यहां पर आप देखिए, बाबर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1526 से 1530 तक बैठा था। हुमायूं ने जो राज किया 1530 से 1556 तक किया। अकबर ने जो राज किया 1556 से 1605 तक किया। जहांगीर ने जो गद्दी पर राज किया 1605 से 1627 तक किया।
शाहजहां, ठीक है, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, 1628 से 58 तक किया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद आजम शाह 1707 से 1707 तक। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक। ये 6-7 जो बादशाह हैं ये सबसे शक्तिशाली मुगल राजा थे। अब यहां पर देखिए 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो वही 1600 के आसपास कौन सा राजा था? ये था अकबर, क्योंकि इसने 1556 से 1605 तक गद्दी पर राज किया और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? अकबर, ठीक है। अकबर को महान भी कहा जाता है, महान अकबर, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है भारत के इतिहास में। अब यहां पर देखिए 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था और पहली फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई वो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत गुजरात के अंदर लगाई जनवरी 1613 में, ठीक है। पहली फैक्ट्री जनवरी 1613 में। अगर पर्सन ये पूछ ले जाए कि पहली फैक्ट्री कौन से मुगल शासक के टाइम पर लगाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, क्योंकि जहांगीर ने जो राज किया वो 1605 से 1627 के बीच में किया। समझ गए? अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय था, सभी को पता है। कब से कब तक था ये नोट करिए। सबसे पहले तो ये 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वाइसराय बना रहा था। तो सवाल यही तो पूछा जा रहा है कि जब लॉर्ड कर्जन वाइसराय था भारत का, निम्नलिखित में से उस दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी बताना है। ये नहीं कि जो घटी थी, नहीं घटी थी। पहला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, सभी लोगों को पता है, बॉम्बे के अंदर हुआ था, तेजपाल विश्वविद्यालय के अंदर। बंगाल विभाजन सबको पता है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। समझ गए? ठीक है। एक मुस्लिम बहुल्य प्रदेश अलग इसने किया था, करने की कोशिश करी थी, और एक अलग। पुरातत्व विभाग की स्थापना आप सभी को पता है। वैसे पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था 1861 में हुआ था, लेकिन ये अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था, एक तरीके से खंडित हो गया था। लेकिन दोबारा से इसका जो पुनर्गठन किया वो लगभग किया गया था 1903 के आसपास। 1903 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ही किया था 1930 में। दोबारा से इसका विकास कह लीजिए या फिर दोबारा से इसका गठन किसने किया था? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लॉर्ड कर्जन ने ही करा था। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय दिल्ली दरबार, दूसरा जो दिल्ली दरबार लगाया गया था दिल्ली के अंदर, ये 1903 में ही लगाया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और अगर एग्जाम में तीसरा दिल्ली दरबार पूछ ले तो उसका आंसर होता है 1911 में, ठीक है, जॉर्ज पंचम जब आया था और जब फाइनली दिल्ली राजधानी बना दी गई थी भारत की। तो अब आपको आंसर बताना है कि लॉर्ड कर्जन जब वाइसराय था निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो देख लीजिए 1899 से लेकर 1905 के बीच में कौन सी घटना नहीं घटी है। तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 1905 में घटी थी। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं है, 1903 की है ये घटना। द्वितीय दिल्ली दरबार ये भी 1903 की घटना है, ठीक है। तो सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, क्योंकि ये 1885 में हो गया था। उस टाइम पर तो एओ होम्स हुआ करता था, ना कि आपका कौन? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये देखिए, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 से 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। समझ गए? अगला सवाल, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यार। ये आ गया है आपका भाई एक और केमिस्ट्री का सवाल। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? ठीक है, जो नींबू का रस होता है, लेमन जूस होता है, उसमें पीएच, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा, लगभग 2.3 से लेकर, ठीक है, या फिर 2.2 से लेकर 2.5 के बीच में होता है लेमन जूस का पीएच मान। क्लियर है? सॉरी, पीएच वैल्यू कितना होता है? 2 यानी कि 7 से कम ही है, ठीक है। तो 7 से कम होता है, 7 से कम। नींबू के रस का जो पीएच अनुमान होता है 7 से कम। कई बार एग्जाम में ह्यूमन ब्लड
किसका? ह्यूमन ब्लड, यानी कि जो मानव खून होता है ह्यूमन ब्लड, उसका पीएच मान पूछ लिया जाता है तो वो होता है दोस्तों हमेशा 7 से अधिक ही होगा। अगर 7 से कम है तो भाई उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। क्लियर है? ये लगभग आपका 7.4 7.5 के आसपास होता है। ठीक है, कई बार ह्यूमन यूरिन का भी पूछ लिया जाता है, जो कि आपका लगभग 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक होता है ह्यूमन यूरिन, यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 से कम होता है नींबू के रस का पीएच मान। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म यानी कि टीवी अभिनेता था? ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आज अमिताभ बच्चन भारत के बहुत बड़े अभिनेता है और इनको आगे चलकर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बना दिया जाए और फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तो यही क्वेश्चन अमेरिका के बारे में है। ये चारों के चारों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। सवाल पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा राष्ट्रपति है जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने से पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बड़ा फिल्म स्टार हुआ करता था। रोनाल्ड विल्सन रीगन इसका पूरा नाम है। फरवरी 6 1911 में से लेकर जून 5 2004 तक ये अमेरिका का पॉलिटिशियन और एक्टर रहा था, जिसने 40वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की सेवा करी 1981 से 1989 तक। क्लियर है? उसके बाद आता है जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी शॉर्ट में इसको बोला जाता है, जो कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, 35वां राष्ट्रपति था ये अमेरिका का। 1961 से लेकर 1963 तक इसने राष्ट्रपति का पद संभाला। ठीक है, एक कौन सा? रिचर्ड निकलस। हाँ, एक जेरोल्ड आर फोर्ड भी है। ये 38वां राष्ट्रपति था, 1974 से लेकर 77 तक ये राष्ट्रपति रहा था। रिचर्ड निक्सन ये 37वां राष्ट्रपति था, 1969 से लेकर 1974 तक इसने राष्ट्रपति का पद संभाला। तो क्वेश्चन का सही आंसर है रोनाल्ड रीगन, जो कि एक सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? देखिए दोस्तों, भारत का संविधान जब बनाया गया ना, बहुत सारे देशों का संविधान देखा गया, किसी न किसी देश के संविधान से कुछ न कुछ चीजें ली गई हैं भारत के संविधान में। ठीक है, जैसे कि मौलिक कर्तव्यों की जो प्रावधारणा है, ये भी किसी दूसरे देश के संविधान से ली गई। संसदीय प्रणाली है कि भारत के संविधान में एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा, लोकसभा। अगर भारत के संविधान में कोई भी चेंजेस करने होंगे, ये पावर भारत के संसद में ही होगी। तो ये चीज कौन से देश के संविधान से ली गई? एग्जाम में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने की वजह क्या है? भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। याद रहेगी ये चीज। भारत ने कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई देशों से संविधान से भी कई विशेषताएं ली गई है, जैसे कि नागरिकों को अधिकार देने वाली लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख है। यानी कि नागरिकों का जो अधिकार है, ये जो प्रक्रिया है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। सोवियत संविधान, ठीक है, जिसको यूएसएसआर, जिसको अब रूस आप कहते हैं, मौलिक कर्तव्य और आदर्श न्याय, मौलिक कर्तव्य की जो प्रावधान है, पंचवर्षीय योजना और पंचायती राज, ये सारी चीजें रूस के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, तो ये प्रक्रिया साउथ अफ्रीका का यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सही रहे, याद रहेगी ये चीजें, कितनी महत्वपूर्ण है ना यार। नोट करिए, एग्जाम में पूछी जाएगी। समझ गए? अगला सवाल है, लाइक करिए फटाफट जितना ज्यादा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं।
ठीक है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है इन चारों में से। तो भाई पहले तो ये समझिए कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख है, वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है। आसमी भाषा है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो भाई इस क्वेश्चन का सवाल हो जाता, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। बाकी संस्कृत भी है, सिंधी भी है, नेपाली भी है। ये 22 की 22 भाषाएं आप रट लीजिए। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान जब बनाया गया ना 1950 में लागू हुआ था, उस टाइम पर केवल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14। यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया 1967 में। 1967 में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 21वां संशोधन किया गया और सिंधी भाषा ऐड करी गई। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई। 2003 में 92वें संविधान संशोधन किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली भाषा शामिल की गई। फाइनली 2011 में 96वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, उड़िया भाषा की स्पेलिंग चेंज करके उड़िया कर दिया गया। क्लियर है? समझ गए? नहीं, उड़िया से उड़िया कर दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी है। द 9th स्केड्यूल, हाँ, एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहां पर अनुसूचियों की बात हुई है कि भारत में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। संविधान संशोधन की हमने बात कर ली। जब भारत का संविधान बना था उस टाइम पर केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। उसके बाद संशोधन करके 4 और नई अनुसूचियां जोड़ दी गई। अब आप सवाल पूछोगे कि भैया 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और इस अनुसूची में क्या कहा गया है? जैसे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाई 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में पहला संशोधन करके जोड़ी गई। पहला संशोधन भारत के संविधान में कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में जो हमारे स्टेट है, ठीक है, साथ ही यूनियन है, उनके बीच के जो स्पेशल रूल एंड रेगुलेशन और लॉ है उनके बारे में जानकारी मिलती है कि जो सेंट्रल है और स्टेट लॉ है वो कुछ लॉज के प्रति कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। द 9th schedule to the Indian Constitution was added by the Constitution First Amendment Act 1951. The 9th schedule is a special provision that lists central and state laws that cannot be challenged in court. यानी कि कुछ ऐसे कानून है केंद्र सरकार के या फिर स्टेट सरकार के जिनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। यह प्रावधान मिलता है हमें 9वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? लो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मिनी संविधान कौन सा संशोधन माना जाता है? किसको मिनी संविधान कहा जाता है? तो भाई भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके तहत मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया है, जिसके तहत भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया? कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़ा गया? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़ी गई। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ी गई। तो भाई इसी संशोधन को, 42वें संशोधन को ही मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। समझ गए दोस्तों? देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को ही मिनी संविधान कहा जाता है। इसे लघु संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर यह संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान किया गया था। इस संशोधन में
इस संशोधन में संविधान के कई बड़े बदलाव लाए गए। इस संशोधन में संविधान में कई बड़े बदलाव लाए गए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और आपातकालीन प्रावधानों का विस्तार शामिल था। इस संशोधन में संविधान के मूल ढांचे को बदलने का प्रयास किया गया, समझ गए, इसलिए इसको छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान। इस संशोधन के जरिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की उन शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई जिनसे वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। यह संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई मिनी संविधान किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अब पेपर में ये भी तो पूछा जा सकता है कि भारतीय 7वां संविधान संशोधन क्या है, जो कि 1956 में हुआ था, इसमें क्या जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन, किसका, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन जो है, ये प्रावधान, ये जो जोड़ा गया, ये 7वां संविधान द्वारा ही जोड़ा गया। साथ ही जो उच्च न्यायालय है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश, मतलब उच्च न्यायालय के पास जो आपके हाई कोर्ट है, उनके पास कुछ पावर थी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उनको और बढ़ा दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो कि 1971 में हुआ था, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 24वां संविधान संशोधन संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ, मौलिक अधिकारों के सहित भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो भाई 24वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। आखिरी बचता है हमारा डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44 संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, फिलहाल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटाया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 300A के तहत इसे एक कानूनी व्यवस्था बना दी गई। यानी कि संपत्ति का अधिकार क्या था कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके बिना, यानी कि उसकी रजामंदी के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, या फिर कानून के बिना। ठीक है, तो भाई इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और 300A, आर्टिकल 300A में यही कहा गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे के बाहर जाकर किसी भी इंसान की संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। यह केवल कानून की देखरेख में ही हो सकता है, कानूनी तौर तरीकों से ही हो सकता है। ऐसे ही किसी भी इंसान से उसकी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति नहीं छीन सकते हम। क्लियर है, कानूनी फैसला करेगा इसका। तो ये 44वां संविधान संशोधन है जिससे संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो मैंने आपको चारों संशोधन के बारे में बता दिया, जो कि महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रार्थना समाज था, जिसको समाज सुधारक समाज भी कहा गया है। समाज सुधारक एक आंदोलन था, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, फिर एनजीओ थी सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक, जिसमें चली आ रही कुछ कुरीतियों, कुछ प्रथाओं को हटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। जैसे कि विधवा विवाह पहले नहीं होता था, लेकिन इसके बाद ये होने लगा। ये जो एक कुरीति थी, इसको हटाया गया। साथ ही दोस्तों, महिला शिक्षा, ये एक कुप्रथा थी, इसको हटाने के उद्देश्य से, इनको हटाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना करी गई। सवाल पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमर्त्य राम पांडुरंग प्रथम समाज, प्रार्थना समाज के
संस्थापक थे, जो कि एक समाज सुधारक आंदोलन भी था। यहां पर देखिए, इसकी स्थापना अमर्त्य पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आर जी भंडारकर बंबई में 21 मार्च 1867 को की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? 31 मार्च 1867 को की गई। अमर्त्य पांडुरंग भारत के एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में चली आ रही कुरीतियों को दूर करना था, जिसमें स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया। मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे अमर्त्य पांडुरंगा। याद रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स किरणें यानी कि एक्स रेज जो होती है, किस प्रकार की तरंगे होती है? सिंपल सा आंसर है, विद्युत चुंबकीय होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है ये लंबी होती है, ज्यादा होती है। किससे? अल्ट्रावायलेट से, अल्ट्रावायलेट से कम होती है। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से आपको समझाऊं। मान के चलिए कोई मीडियम है, ठीक है, आयरन का या फिर कॉपर का कोई भी है, इसमें करंट छोड़ा गया तो यहां पर एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। एक्सरे आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिमिलर टू द रेशो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव रेशो वेव के सिमिलर होती हैं। विजिबल लाइट्स होती हैं, यानी कि दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, गामा रेज भी बोलते हैं इनको। दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन अल्ट्रावायलेट रे। जो यूवी रे होती है ना, उनसे शॉर्ट, उनसे कम इनकी वेवलेंथ होती है, लेकिन ज्यादा होती है वेवलेंथ गामा रे से, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, अगर एग्जाम में एक्स रेज के बारे में पूछा जाए, फिजिक्स का प्रश्न है। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद का आकार गोल आकार किस कारण से होता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए दोस्तों, एक वर्षा की बूंद है, ठीक है, एक वर्षा की बूंद है इस टाइप की, वो गोल आकार की क्यों होती है? ठीक है, गोल आकार की क्यों होती है? ठीक है, बारिश पड़ रही है, गोल गोल आकार की होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। फैली हुई क्यों नहीं होती, या फिर अलग अलग क्यों नहीं होती, गोल आकार की बूंदें क्यों बनती है? ठीक है, तो भाई इसका सही कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपको पता है क्या होता है? ये एक तरीके का फोर्स होता है जो कि चीजों को, सब्सटेंस को जोड़ के रखता है, खींच के रखता है, चिपका के रखता है। इसी वजह से जो वर्षा की बारिश की बूंद होती है वो फैलती नहीं, गोल आकार में बन जाती है। समझ गए? अगला सवाल है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी साम्राज्य का संस्थापक यहां पर पूछा जा रहा है। क्या इब्राहिम लोदी था, या फिर सिकंदर लोदी था, या फिर हिजर खान था, या फिर बहलोल लोदी था? तो भाई देखिए, इब्राहिम लोदी तो आखिरी शासक था, क्योंकि इसको युद्ध के मैदान में मार दिया था बाबर ने 1526 में, तो ये तो आखिरी शासक था, ये तो हो ही नहीं सकता। हिजर खान जो था वो खिलजी साम्राज्य का एक शासक था, शायद अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। समझ गए? सिकंदर लोदी था, ये बीच वाला शासक था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी साम्राज्य की नींव डाली थी। बहलोल लोदी जो गद्दी पर बैठा 1451 से 1489 तक बैठा, और 1451 में लोदी साम्राज्य की स्थापना हुई। चला कब तक? ये 1526 तक, 1526 तक। लोदी साम्राज्य 1451 से 1526 तक था, ठीक है। अब देखिए, पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी था, जो कि गद्दी पर 1451 से 1489 तक बैठा। फाउंडर था ये, इसने सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी को खत्म करा था। इससे पहले सैयद साम्राज्य था दिल्ली की गद्दी पर, सैयद को खत्म कर कर बहलोल लोदी ने लोदी साम्राज्य की नींव डाली। दूसरे नंबर पर सिकंदर लोदी आया। इसी के बाद 1489 से लेकर 1517 तक ये गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? इसके बाद इब्राहिम लोदी आता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक गद्दी पर बैठा था, पानीपत की युद्ध की लड़ाई में मारा गया था, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है सिकंदर लोदी के बारे में, क्योंकि ये एक महान शासक था। इसका जो मकबरा था, इसका जो टॉम्ब है, वो किसने बनवाया था, कब बनवाया था, और वो फिलहाल कहां पर है? ये देखिए, टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी
1507 से 1517 से 1518 के बीच में बनवाया गया। कहां पर है वो? दिल्ली में लोधी गार्डन में है वो। किसने बनवाया? इसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने बनवाया 1517 से 1518 तक। याद रहेगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने करी थी। कब करी थी? 1451 में करी थी। कब तक चला ये? मतलब लोधी साम्राज्य ये कब तक चला आपका? ये चला आपका 1526 तक। समझ गए? 1526 तक संयद साम्राज्य को खत्म करके इन्होंने लोधी साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। लो भाई, फिजिक्स का या कह लीजिए केमिस्ट्री का सवाल है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम? यानी कि जो एक एटम होता है, एक परमाणु होता है, वो किन 3 बड़े कंपोनेंट से मिलकर बनता है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक आपका एटम होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। एक होते हैं आपके न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बाकी बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, ये आपकी सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं या फिर वाल्स हैं। इसमें आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आपके ऐसे 8 हो गए, 4 हो गए, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 18 हो गए फाइनल में। तो ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक एटम बनाती है। तो क्या हो गया इसका आंसर? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये होता है भाई, एक बन के तैयार होता है एक एटम। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 बड़े कंपोनेंट होते हैं ना। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अगला सवाल है, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आजकल तो 1 रुपए का नोट दिखाई ही नहीं देता। सिक्के की बात नहीं हो रही है, नोट की बात हो रही है। उम्मीद करता हूं आपने देखा है। किस किसने 1 रुपए का नोट देखा है? छोटा सा हुआ करता था, बताइए कमेंट करके। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जैसे कि 10 रुपए का नोट हो गया, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। इन सभी को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ साइन किसके होते हैं? वो लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कौन साइन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है ना, वही तो सिग्नेचर करता है। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है और 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? ये सवाल है। देखिए, 1 रुपए का नोट जो होता है ना, उसको जारी करता है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। कौन? भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। ठीक है, 1 रुपए का नोट पहली बार 30 नवंबर 1917 को पेश किया गया था। कब? सवाल अगर पूछा जाए कि पहली बार 1 रुपए का नोट कब जारी किया गया? 30 नवंबर 1917 को इसको पेश किया गया। हालांकि इसका मुद्रण 1926 में बंद कर दिया गया। 1926 में इसको बनाना बंद कर दिया गया था। साल 1940 में इसका मुद्रण फिर से शुरू हुआ और 1994 तक यह जारी रहा। साल 2015 में इसे फिर से छापना शुरू कर दिया गया था। 1994 के तक ये चलता रहा, उसके बाद बंद हो गया था। फिर 2015 में इसको फिर से छापना शुरू कर दिया गया था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होंगे या तो इस पे, या फिर वित्त मंत्री के सिग्नेचर होंगे। ज्यादातर वित्त मंत्री ही इसका सही आंसर होता है। समझ गए? अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान एक बहुत ही पॉपुलर ऐतिहासिक किताब है। ठीक है, यानी कि आज तो नहीं लिखी गई, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, बहुत सालों पहले लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? 4 बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है आपके सामने भारत के। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इन्होंने लिखी थी। ठीक है, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान किताब लिखी थी। अब इसमें एक ऑप्शन है शहादत हसन मंटो। इन्होंने बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेक किताब लिखी। एक आपका इसमें मोहसिन हामिद है। मोहसिन हामिद ने मूथ स्मोक, द रेलुकेंट फंडामेंटलिस्ट, हाउ टू गेट फिल्ड रिच इन राइजिंग एशिया, एग्जिट वेस्ट एंड द लास्ट वाइट मैन। रस्किन बॉन्ड है ऑप्शन में, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, अब भी है। द रूम ऑन द रूफ एक किताब लिखी है। साथ ही वेजरेंट्स इन द वैली, रस्टी रन अवे, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द सेंसुअलिस्ट, द पैंथर्स मून
और साथ ही वंस अपॉन अ मानसून टाइम, ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी है? रिस्किन बोर्ड ने। तो सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान किताब लिखी। बाकी तीनों लेखकों के द्वारा लिखी गई कुछ पॉपुलर किताबें जो पेपर में पूछी जाती है वो मैंने यहां पर लिख दिया। अगर एक आधी प्रोनाउंसिएशन जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से आज की क्लास के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब आज की क्लास का पीडीएफ आपको जो मिलेगा वो वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा। किसके? वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम केवल एनटीपीसी वालों का ही ख्याल कर रहे हैं, हम ग्रुप डी वालों का भी ख्याल कर रहे हैं। ग्रुप डी वालों के लिए भी रफ्तार सीरीज शुरू हो चुकी है। दूसरा लेक्चर आपको कल देखने को मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पर इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी सी इरेगुलर थी, लेकिन अब आपको रेगुलर बेसिस पर इसके लेक्चर देखने को मिलने वाले हैं। ग्रुप डी वालों आप रफ्तार सीरीज को फॉलो करिए, एनटीपीसी वालों आप वरदान सीरीज को फॉलो करते रहिए। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।